ओके, तो चैप्टर 9, मोटिवेशन एंड इमोशन, बहुत ही छोटा सा और लॉजिकल सा चैप्टर है। मोटिवेशन क्या होता है, यस राधिका? है ना, व्हाट मूव्स योर बिहेवियर, एक ही डिफाइन आती है बेचारी को। तो मोटिवेशन जो आपके बिहेवियर को मूव करती है वो फोर्स है ना। तो बेसिक आइडिया क्या हुआ कि जिस वजह से हम कोई भी बिहेवियर करते हैं हम उस वजह को मोटिवेशन का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी सलोनी की सोशल नीड है कि कोई मुझे सुने, है ना। हम सबकी नीड होती है कि वी नीड कोई एक ऐसा पर्सन जो हमें सुने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी चाहिए होता। अगर तुम आज ना आई होती है ना, उसकी कोई और दोस्त होती, तो ऑब्वियसली वो मतलब कुछ तो बोलती। मतलब वी नीड अ पर्सन जो हमें सुने। ऐसी बहुत सारी और नीड होती है, इसे नीड ऑफ एफिलिएशन हम बोल सकते हैं ना। तो ये ऐसी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स के अंदर बहुत सारी हमारी नीड आती है। उसके अंदर का एक नीड था जिस वजह से अभी सलोनी बोल रही है। तो जो टॉकिंग का बिहेवियर है, जो वो क्लास के बीच में भी बोल रही है, मैंने 2-3 बार बोल दिया कि चुप हो जा, वो तब भी बोली जा रही है। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नीड होगी, है ना। कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर रह गया कि कोई बाल खोल के आई थी, कोई कुछ कर रही थी, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होंगी, है ना। तो ये आपकी नीड है जिस वजह से वो इस बिहेवियर को कर रही है ना। तो ये नीड था, वो नीड थी जिसने इस बिहेवियर को मूव किया। ये जो टॉक वाला बिहेवियर था, बोलने वाला बिहेवियर था, उसके पीछे वो कारण था, वो नीड सेटिस्फाई होना, है ना। हो गई, ठीक है, बोल दिया, ठीक है, अब नहीं बोलोगे। हाँ, बाकी बाद में बोल देना, है ना। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब जो हमारे बिहेवियर को मूव करने वाली फोर्स होती है, वो वजह जिस वजह से हम कोई भी बिहेवियर करते हैं, दैट इज मोटिवेशन। ये मोवोर्स शब्द से आया है, लैटिन वर्ड मोवोर, जिसका बेसिक मीनिंग होता है मूवमेंट, राइट। दैट इज व्हाई वी से व्हाट मूव्स द बिहेवियर। सो मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ आवर बिहेवियर। मोटिवेशन की वजह से हमारे बिहेवियर डिटरमाइन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, right? Instincts, drives, needs, goals, incentives comes under the broad cluster of motivation. ये जो need था, incentive था, drives हैं, goals हैं, ये सब हमारी मोटिवेशन के ब्रॉड क्लस्टर के अंदर ही आते हैं। बिकॉज हमारी नीड्स ही समहाउ हमें मोटिवेट करती हैं, ड्राइव्स हमें मोटिवेट करती हैं। इंस्टिंक्ट्स मतलब एक इंसान की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, है ना, वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। गोल्स हमारे हमें मोटिवेट करते हैं, जो इंसेंटिव मिलते हैं, मतलब कुछ रिवॉर्ड जो हमें मिलते हैं, वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये सब चीजें मोटिवेशन के ब्रॉड क्लस्टर के अंदर आती है। देन द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो लाइक एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदर देन द डिफाइन ऑफ मोटिवेशन, दैट इज द मोटिवेशन साइकिल। क्या पता है आपको, इसे बताओ। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, काइंड मतलब ठीक है, आपको बेसिक आइडिया पता है, इसको एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। तो नीड का मतलब है, अच्छा व्हाट इज नीड, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? राइट, लैक ऑफ समथिंग नहीं, लैक ऑफ सम नेसेसिटी। किसी जरूरत की चीज की जब हमें कमी होती है, उसको हम नीड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नीड है वो मतलब मेनली जो मोटिवेशन साइकिल में हम पढ़ रहे हैं, वो मेनली हमारी बायोलॉजिकल नीड की हम बात करते हैं, क्योंकि वही नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी ये तो नहीं था कि जो ये बोल रही थी अभी, है ना, कि अगर अभी नहीं बताएगी तो मतलब कुछ दिक्कत हो जाएगी, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो बताना इस बात का इतना जरूरी नहीं था जितना खाना खाना जरूरी है। तो बायोलॉजिकल नीड्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन दीज सोशल नीड्स। तो इसीलिए नीड्स यहाँ पर जो हम बोलते हैं वो समहाउ लाइक मतलब एक बायोलॉजिकल नीड को हम रेफर कर रहे होते हैं। तो किसी नेसेसिटी चीज की कमी को हम नीड बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब हमें किसी जरूरी चीज की कमी होती है, हमारे अंदर एक ड्राइव पैदा होती है। ड्राइव मतलब like this is now similar to need, but this is that state of arousal, राइट, जो हमारे अंदर एक स्टेट ऑफ अराउजल पैदा होती है। होम्योस्टेटिस की स्टेट बिगड़ जाती है, जो बॉडी का बैलेंस है, बायोलॉजिकल टर्म है होम्योस्टेटिस। जब वो बिगड़ जाता है तो हम ड्राइव में आ जाते हैं, लाइक हमारे अंदर एक अराउजल की स्टेट पैदा होगी। एंड देन ड्राइव एंड अराउजल एग्जैक्टली सेम चीजें, ये बस एक्सप्लेन करने का तरीका है, इसलिए अलग अलग करके लिखा है। तो उसी ड्राइव की वजह से वो अराउजल आती है, मतलब नाउ यू बिकम कॉन्शियस अबाउट दैट ड्राइव, कि मेरे अंदर वो ड्राइव है, दैट आई नीड टू डू समथिंग। यू बिकम कॉन्शियस अबाउट दैट। एंड देन बिकॉज नाउ यू आर कॉन्शियस, अब वो चीज आपकी अवेयरनेस में है कि हाँ आपको भूख लगी है, तो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, आप खाना खाओगे, सिंपल, वो खाना खाना इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना। उसके बाद जब उसकी अचीवमेंट हो जाएगी, जब आप खाना खा लोगे, तो आपका रिडक्शन हो जाएगा अराउजल का। ये जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर आई थी, अवेयरनेस आई थी कि भाई मुझे भूख लगी है, वो चीज कम हो जाएगी जैसे ही खाना खा लोगे।
और जब ये हुआ उसी टाइम फिर कोई और नीड आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि नीड्स आर अनलिमिटेड इन अ ह्यूमन बीइंग, राइट? ये चीज आप इकोनॉमिक्स में भी शायद आपने पढ़ी, वी हैव अनलिमिटेड नीड्स बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये वो वाला पार्ट है कि नीड्स हमारी एक इंसान की अनलिमिटेड है, इसीलिए ये साइकिल हमेशा सर्कल में बनती है, और इसीलिए हम इसे साइकिल बोलते हैं, क्योंकि नीड कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ भाई आज पेट भर के खा लिया अब कभी खाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना? तो need, drive, arousal, goal-directed behavior, achievement, reduction of that arousal, and then again a new need appears. This is the need cycle. Clear? उसके बाद अब इस चैप्टर में आपको मोटिव्स बताया गया है। मोटिव्स कहो नीड्स कहो सेम बात है। तो मोटिव्स के दो टाइप होते हैं, एक बायोलॉजिकल मोटिव्स और एक साइको सोशल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर तीन मोटिव्स आते हैं, हंगर, थर्स्ट, सेक्स। ये तीन बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करते हैं, राइट? रिप्रोड्यूस करना, प्यास और भूख। ये चीजें जानवरों में, इंसानों में, सब में कॉमन है ना? जानवरों के भी बच्चे होते हैं, इंसानों के भी बच्चे हो रहे हैं, चाहे किसी को कोई बहुत बड़ी विरासत तो है नहीं, है ना? हर कोई लगा हुआ है, पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है, पर फिर भी रुक तो नहीं रहे लोग, है ना? तो मतलब कि वो भी नीड है, ऑब्वियसली दिस इज अ नीड। तो सेक्स नीड है और फूड नीड है, खाना। खाने के अंदर को और दो पार्ट आप डिवाइड कर सकते हो, लाइक आपका फूड, लाइक हंगर, और देन थर्स्ट, प्यास, पानी वाली नीड। ये जो तीनों नीड है इसको हम बायोलॉजी की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जितनी भी नीड्स हमारी एक इंसान की, और बहुत सारी नीड्स होती हैं। इमोशनल नीड हो गई आपकी, जो टॉकेटिव वाली नीड, जिसमें मैंने अभी बोला कि लिसनिंग की नीड, कोई हमें सुने, कोई हमें अटेंशन दे, कोई हमें केयर दे, राइट? ये सब चीजें, किसी के साथ हम अफिलिएटेड फील कर रहे हैं, है ना, जुड़ाव, सोसाइटी के साथ रहना, ये सब हमारी साइको सोशल नीड्स के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो अब इसके अंदर कुछ डिटेलिंग है, वो शॉर्ट में एक बार इसको हम देख लेते हैं, बाकी आप इसे रीड करोगे तो एक बार खुद रीड करके आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हंगर और थर्स्ट वाले उसके अंदर है, राइट? हंगर के अंदर कुछ एक ऑर्गन का नेम है, ब्रेन के किसी ऑर्गन का। थर्स्ट के अंदर भी आई थिंक हाइपोथैलेमस इज दैट, जो कंट्रोल करता है उस पूरी प्रोसेस को। तो वो ऑर्गन जो है, जो लाइक मेन है इन दी रेगुलेशन ऑफ हंगर या थर्स्ट, उसको आपने पढ़ना है। और सेक्स वाली नीड के अंदर एक चीज आपने मेन मेंशन करनी है, लिखनी है, कि ये उतना नीड नहीं है खाने और पीने जितना, है ना? ये हमारी बिल्कुल इनेट नीड नहीं है। सेक्स की नीड कोई इनेट नीड नहीं है कि अगर वो नीड पूरी नहीं हुई तो कोई बंदा मर जाएगा, ऐसा नहीं है। पर अगर खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो सर्वाइवल वाली नीड दो है आपकी, हंगर और थर्स्ट। बट फिर भी वो बायोलॉजी का पार्ट है, इसलिए हम सेक्स को भी बायोलॉजिकल नीड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, राइट? सो बायोलॉजिकल नीड में वो तीनों आ गई। एक बार थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रोल है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स का रोल है, हाइपोथैलेमस का रोल है, लिम्बिक सिस्टम का रोल है, ये सब चीजों के रोल है। तो कम से कम इन वर्ड्स को आपने याद रखना है, और उन पैराग्राफ्स में, कंसर्न्ड पैराग्राफ्स के अंदर मेंशन आपने जरूर करना है, ठीक है? क्लियर है? ओके, नाउ देन लेट्स कम टू साइको सोशल मोटिव। साइको सोशल नीड क्या होती है? इट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल द नीड फॉर अचीवमेंट, एवरीवन हैज दैट नीड। अब इस वाले के लिए पढ़ने की नीड नहीं है, ये आप अगर मतलब कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हो तो पढ़ने की नीड नहीं है, वरना एक बार रीड करो उसको, जिसको नहीं लगता कि मैं बना के लिख सकता हूँ, वो अपना पूरा उसे रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अगर लगता है बना के लिख पाओगे, इतनी कॉमन सेंस है, लगा लोगे अचीवमेंट की नीड क्या होती है, तो आप अपने आप ही से बना के लिख सकते हो। व्हाट इज द नीड फॉर अचीवमेंट? हर किसी के अंदर ये नीड है ना, कि आई नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू अचीव दैट। क्यों पढ़ रहे हो? क्यों हर कोई बच्चा कोशिश करता है कि यार मैं बहुत अच्छे से करूं ट्वेल्थ का, अच्छा 11th चलो जैसी मर्जी निकल गई, ट्वेल्थ में बढ़िया करेंगे, क्योंकि 12वीं का वो रिजल्ट रहेगा, वो एक अचीवमेंट है। क्या इसको 99% या ये वो, जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है वो बड़ा उसको फ्लॉन्ट करता है कि भाई मेरे 100% 100 आ गए। ऑल्दो वो अलग बात है कि उसके बाद कुछ हो ना हो, वो किसी को नहीं पता, है ना? बट दैट इज द नीड फॉर अचीवमेंट, दैट आई अचीव दिस इन लाइफ, आई अचीव दैट। जैसे आपने अपनी टीचर का एग्जांपल दिया था, वो क्या था? चंडीगढ़ वाली, है ना? चंडीगढ़ से मास्टर करी है, तो इफ शी फ्लॉन्ट्स दैट, है ना, वो उसको फ्लॉन्ट करती है, उसको फ्लेक्स करती है, तो मतलब कि वो नीड फॉर अचीवमेंट है ना? तो एक तरीके से दिखा रही है कि देखो मेरे पास ये अचीवमेंट है। तो हाँ, है ना? तो मतलब कि वो अचीवमेंट की नीड ऐसे हर किसी में होती है। देन एफिलिएशन की नीड, कि हमें एफिलिएटेड फील करना है। एफिलिएशन मतलब क्या होता है? राइट, बिलोंगिंगनेस, मतलब कि किसी के साथ आप बिलोंग करते हो। इमोशनल नीड आपकी, है ना, वो आपकी एफिलिएशन की नीड है। दैट यस यू हैव अ फैमिली, यस यू हैव अ फ्रेंड, कोई एक लिसनर है आपका, है ना? वो चीजें हमें चाहिए होती है, दैट इज एफिलिएशन की नीड। ये भी हर इंसान को चाहिए।
पावर की नीड, ये तो आजकल अलग ही लेवल पर क्रेज है इसका, है ना? जो सारे जो मैंने क्लास में आपको एग्जांपल दिए, एलविश यादव वगैरह वाला, जैसे वो चीजें प्रमोट करते हैं क्या। राइट, करेक्ट, हाँ, देसी बड़ा अच्छा है, हवाबाजी। हाँ बिल्कुल सही है, हवाबाजी की नीड है ना, वो राइफल रखी है जी, वो मतलब जो मर्जी, वो गाने सुन के ऐसा फील कर रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे जी, दिल्ली के राजा है ये वो, तो चाहे बंदा साइकिल पे ही चल रहा है ना, या गाड़ी है भी, हाँ ऐसे करके चला रहा है वो, है ना, हाँ, चाहे नैनो को चला रहा हो, नैनो भी हो सकता है पापा ने दी हो, पर फिर भी उसके अंदर वो मतलब गाने बड़े एटीट्यूड वाले लगा के ऐसे करके लोग चलते हैं, तो मतलब दैट इज द पावर की नीड जो कि मीडिया प्रमोट करती है ना? तो पावर की नीड, आई एम मोर पावरफुल, आई कैन एक्सर्ट माई पावर ऑन यू, आई कैन इन्फ्लुएंस यू, आई कैन चेंज यू अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द पावर नीड। क्यूरियोसिटी की नीड, एक्सप्लोरेशन की नीड, ये भी होती है। क्यूरियोसिटी की नीड सब में है। कहीं पर भी रोड पे साइड पे एक झुंड लगा है ना, आपको नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्लास के लिए लेट हो रहे हो या वट एवर, यू विल जस्ट स्टैंड देयर, आप वहां पर रुकोगे और देखने की कोशिश करोगे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे आगे कुछ करो या ना करो। हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हुआ, इतनी सारी गाड़ियां रुक के, कई लोग रोक के स्पेशली उतर के वहां पर ही खड़े खड़े हो जाते हैं, चाहे आगे हेल्प करने कोई भी ना जाए, पर हाँ पता करना है कि भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, मैटर क्या है, हाँ वो पता करना है, दैट इज द क्यूरियोसिटी की नीड या एक्सप्लोरेशन की नीड, ये भी सब में है। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव क्या होते हैं, इसको मैस्लो ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो अब्राहम मैस्लो ने ये बताया, बता दो फिर क्या आता है, नीचे देख के बताओगे तो सबको आता है ना? हाँ बोलो बोलो। रोटी कपड़ा, नहीं, हाँ रोटी कपड़ा, ठीक है। और सेकंड आता है सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड्स में आता है घर मकान जो भी है, और बिलोंग, फिर आता है थर्ड बिलोंगिंगनेस नीड, बिलोंगिंगनेस में फैमिली में फ्रेंड्स आ जाते हैं, और हाँ हाँ एस्टीम नीड्स, वो सेल्फ वर्थ कि हमने अपने लिए क्या किया है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या, अपने बारे में जानना। ठीक है, नाइस, गुड, नाइस, वंडरफुल। आप दोनों को पता था थोड़ा बहुत, आप तो बोलोगे ही। पता था, बताना, बताओ। ठीक है, तो मैंने भी तो वही कहा था फिर। खैर, अब अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला, अब्राहम मैस्लो बोलता है, जैसा राधिका ने बोला बिल्कुल ठीक बताया था उसने, कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, राइट, सबसे पहले आपकी मतलब बायोफिजियोलॉजिकल नीड मतलब लाइक बेसिक नीड जो बॉडी के लेवल पर आपको चाहिए, आपको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, सोना चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, ये सब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में आ गया, ठीक है। तो और हायरार्की ऑफ नीड है, इसके मीनिंग को भी समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब नीचे वाले लेवल वाली नीड पूरी होगी, तभी एक इंसान के मन में दूसरी नीड पैदा होती है, यानी कि जब तक अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड ही नहीं पूरी पूरी, तब तक उसे एक्सट्रीम नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 10 रुपए भी नहीं कमा रहा दिन के, उसको अपनी एस्टीम का कुछ नहीं होगा, है ना, जिसको ये पता है मेरा पेट नहीं भर रहा, वो कुछ भीख मांगने में भी शर्म नहीं करेगा, है ना। अच्छा, अब मैं हम चारों में से, हम चारों को हम ये बोले कि भाई चल आज हम उनकी जैसी लाइफ जिएंगे, बैगर्स के जैसी हम लाइफ जिएंगे, रोड पे जाके बैठेंगे, भीख मांगेंगे, अजीब लगा ना, है ना, क्योंकि क्या क्या अजीब लगा यहाँ पर हमें, क्यों क्यों नहीं करोगे आप ये चीज, क्योंकि वो एस्टीम आ जाती है, सेल्फ एस्टीम की नीड आ जाती है यहाँ पर, कि अरे मैं ऐसा कैसे करूं, ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मेरा कोई स्टेटस नहीं है क्या, ये सब चीजें वो लोग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं। आप ये क्यों सोच पा रहे हो, क्योंकि आप खुद जब आप इसको देख सकते हो, आपकी पहली नीड कंप्लीट है, सेफ्टी नीड भी कंप्लीट है, आप सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में हो, पता है मम्मी पापा साथ है, कुछ मतलब हम सेफ है, कुछ इतना दिक्कत नहीं है हमें, लव बिलोंगिंग की नीड भी है, इंटीमेसी है, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, कि ठीक है भाई एक सिक्योर एनवायरमेंट में है, तो अब एस्टीम पे आप सोच सकते हो। जिन लोगों के पास ये नीचे वाला सब नहीं होगा, उनका एस्टीम एस्टीम कुछ नहीं है ना, वो नहीं सोचते हैं इस चीज के बारे में। तो इस तरीके से उसने हायरार्की दी है कि भाई पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली नीड होती है, तो सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल, जब ये सेटिस्फाई होती है ढंग से, फिर बंदा सेफ्टी के बारे में सोचता है, उसके बाद ही कोई लव या बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचता है, और उसके बाद जाके कोई सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचता है कि अब मेरी क्या वर्थ है वगैरह, और फिर फाइनली आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, जो कि हमें मोटिवेट करती है। मैस्लो का कहना था जो टॉप मोस्ट नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब ये सब पूरा हो जाएगा तब भी एक नीड आएगी कि नाउ यू नीड टू नो योरसेल्फ हु यू आर। कई बार मतलब ये बहुत डीप है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए तो स्पिरिचुअल लेवल तक इसे ले गया, कि कई बार एक इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत अमीर हो जाएगा, तब भी शायद खुश नहीं होगा, तो क्योंकि उसने सिर्फ अभी दुनिया के लिए किया है। ट्रू डीप डाउन आपको क्या चीज खुशी देती है,
आपको क्या काम करने से अच्छा लगता है, क्या काम करने से अच्छा नहीं लगता है, वो डीप वाली हैप्पीनेस, जो वो डीप वाला सेटिस्फेक्शन है, वो कैसे मिलता है आपको सर? मतलब यू नीड टू नो योरसेल्फ, अपने पूरे अपने डिजायर्स को, अपने ड्रॉबैक्स को, अपनी अच्छाइयों को, कमियों को वगैरह सब कुछ को जानना, खुद को पूरी तरीके से समझना, इस नीड को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड कहते हैं, और देन समझ के उसे अचीव भी करने की कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप मोस्ट नीड, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, ये हर किसी इंसान को ड्राइव करती है। लाइक हर कोई इंसान यहां तक पहुंचना चाहता है, अपने आप को पूरी तरीके से जानना चाहता है, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर मैस्लोज हायरार्की। क्लियर? अब इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारा सीधा इमोशन। इतना ही था मोटिवेशन के बारे में, चैप्टर में मोटिवेशन का जो फेज था, मतलब वो इतना ही है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे इमोशन का पार्ट। ओके, सो अब उस बात पे हम आ जाते हैं जो मैं क्वेश्चन आपको कितनी सारी क्लासेस में पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको आज तक नहीं आता। बताना। और वो तो एक लाइन है। व्हाट इज इमोशन? राइट, ट्रू, हाँ चलो इतना फिर भी चलेगा, इतना फिर भी चलेगा। सो इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ये लाइन रट लो तो बेटर, बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना? मतलब मोटिव भी ऑब्वियसली मैं समझा रहा हूँ, बट फिर भी इसे याद कर लो, सो दैट कम से कम नंबर पूरे मिल जाए, ठीक है? इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। तीन वर्ड है इन शॉर्ट इसमें। एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन सिंपल चीज तो है ही नहीं, है ना? बड़े अजीबो गरीब होते हैं एक इंसान के इमोशन, तो वो कॉम्प्लेक्स तो है ही है, वो सबको पता है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स पैटर्न है? हमारे अराउजल का, जब हम अवेयर होते हैं, हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। नाउ व्हेन यू बिकम अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन यू, दैट इज योर सब्जेक्टिव फीलिंग जो आपके मन में आई, और उसका कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन आपने क्या दिया, ये सब कुछ इमोशन होता है। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे मॉडल थे जो आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, इसलिए शायद बहुत ज्यादा सेंस अब नहीं बनेगी, बट स्टिल एक मॉडल के हिसाब से पहले आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू फील एक्साइटेड, तो हार्ट रेट तेज होती है ना, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। वो दिल की धड़कनें बढ़ी, उसकी वजह से आपको अराउजल हुआ, मतलब यू बिकेम अवेयर, ठीक है मेरी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है। आफ्टर दैट यू इंटरप्रेटेड कॉग्निटिवली, आप अपने माइंड में उसको इंटरप्रेट करते हो, यार दिल की धड़कनें क्यों तेज हुई। फिर आप एक सब्जेक्टिव फीलिंग देते हो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरप्रिटेशन। अब जब डर लगता है तब भी दिल की धड़कनें तेज होती हैं, और जब हम एक्साइटेड होते हैं तब भी धड़कनें तेज होती हैं, और लाइक हैवी ब्रीदिंग हो रही होती है, रैपिड ब्रीदिंग हो रही होती है। फिजियोलॉजी सेम है, और हम उसको मीनिंग अलग देते हैं, राइट? तो दैट इज इमोशन। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का। ये तीनों चीजें एक साथ चलती रहती हैं, दूसरे को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। हमारा दिमाग हमें इंटरप्रेट करके बताता है, भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, राइट? इफ योर हार्ट इज फीलिंग लाइक, जब मतलब हार्ट बहुत तेज तेज पंपिंग वेरी रैपिडली, तो देन इट इज कि यू आर आइदर एक्साइटेड और यू आर फीलिंग fearful एट दिस मोमेंट, देन दैट यू विल एंड इंटरप्रेट, है ना? तो दिस इज इमोशन। सो ये डिफाइन इसलिए रट लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ही ऑब्वियसली डिफाइन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। So emotions moves us internally, and this process involves physiological as well as psychological reactions. ये जो इमोशन की प्रोसेस है वो हमें इंटरनली पूरा हिला देती है। इमोशन की प्रोसेस, ऑब्वियसली इमोशन सिंपल चीज तो नहीं है, है ना? कभी आप भी रोए होगे, है ना, पागलों की तरह। तो अगर नहीं रोए तो अच्छी बात है, बट आगे लाइफ बहुत बड़ी पड़ी है ना? तो कभी ना कभी तो ऑब्वियसली हो सकता है ऐसा हो। तो इमोशन हमें इंटरनली पूरा हिला के रख देता है, ये छोटी चीज नहीं है, आसान चीज नहीं है। ये फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकल दोनों के रिएक्शंस होते हैं इसमें, जैसे मैंने अभी बताया, दिल की धड़कनें तेज होना, स्वेटिंग होना वगैरह, ये सब कुछ भी इमोशन का ही पार्ट होता है। तो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है इमोशन। एंड देन नाउ द मेन टॉपिक इज कि कितने बेसिक तरीके के इमोशन होते हैं। पहले 6 तरीके के बेसिक इमोशन आपको दिए हैं, ठीक है क्या? राइट, तो 6 तरीके के बेसिक इमोशन, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज, ये बस आपको याद रखने हैं, ठीक है? कि 6 बेसिक इमोशन होते हैं, साइकोलॉजी आपको बताती है देयर आर 6 बेसिक इमोशंस, और बेसिक इमोशन का मतलब है जो हर कोई फील करता है। देन इजार्ड, एक साइकोलॉजिस्ट आया, उसने बोला
10 इमोशन होते हैं, 10 इमोशन होते हैं। कौन से? जॉय, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, फियर, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट। और इनके कॉम्बिनेशन से बाकी सारे इमोशन बनते हैं। पहले हमें ये पता था कि 6 बेसिक इमोशन है और इन 6 के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे इमोशन बनते हैं। ऐसे ही फिर रिजार्ड ने बताया कि 10 बेसिक इमोशन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बाकी सारे बनते हैं। जैसे प्राइमरी कलर, 3 प्राइमरी कलर होते हैं, उन कलर्स को मिला के बाकी सारे कलर बनते हैं। ऐसे ही इमोशन के बारे में आप समझ। पर प्लटचिक एक और साइकोलॉजिस्ट आता है, उसने बोला 8 होते हैं भाई प्राइमरी इमोशन, 10 नहीं होते, 8 होते हैं। यार कोई अपना अपना अलग अलग खेल रहा है, आपको ये 3 बस नाम याद रखते हैं, ठीक है? मतलब एक्चुअली 2, एक तो नॉर्मल है। सो 8 अपोजिट टेंडेंसी के हैं, जॉय वर्सेस सैडनेस, एक्सेप्टेंस या डिस्गस्ट, फियर या एंगर, और सरप्राइज या एंटिसिपेशन। तो उसने बोला 4 पेयर में होते हैं भाई इमोशन बेसिक, और 4 पेयर मतलब टोटल 8 होते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ हमारे इमोशन को हमारा जेंडर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे सिचुएशन, हमारी साइकोपैथोलॉजी मतलब डिसऑर्डर्स, ये सब इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। एक इंसान का जेंडर भी इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है, इस पर स्टडीज हुई हैं और हमें ये पता चला है कि वुमेन इन जनरल बाकी सब इमोशंस को ज्यादा फील करती हैं, एक्सपेक्ट एंगर। और मेन के केस में एंगर का इमोशन, लाइक बॉयज या मेन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, वुमेन बाकी सब एक्सपीरियंस, सॉरी बाकी सब इमोशंस को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। ये मतलब हवा में बातें नहीं, ये स्टडीज ने प्रूव किया है। ठीक है? तो जेंडर का भी एक इन्फ्लुएंस है इमोशंस पर, पर्सनैलिटी टाइप का भी इन्फ्लुएंस होता है, आपकी सिचुएशंस का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे माहौल में आप हो, अगर किसी को डिसऑर्डर वगैरह कोई है, साइकोपैथोलॉजी है, तो ऑब्वियसली वो भी आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिक जो लोग होते हैं, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, वो तो इमोशन को फील ही नहीं करते, काफी सारे केस में उनके इमोशन ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है? नाउ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, हम इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है। नाउ द मेन टॉपिक दैट लेफ्ट to you in this chapter is only this expression of emotion, बाकी तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है लास्ट वाला। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन का मतलब हम कैसे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। इमोशन का जो मतलब इमोशन जो चीज है, जो हमने उसकी डिफाइन पढ़ी, वो सब इंटरनल है। जैसे थिंकिंग था, इमोशन भी टोटली इंटरनल है। नो वन कैन नो कि ये बंदा अभी एट दिस मोमेंट क्या इमोशन फील कर रहा है। वी कैन ऑल्सो ओनली गेस अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, राइट? और हर कल्चर में हर इमोशन का एक्सप्रेशन अलग होता है। हर इंसान अपने इमोशन को, कल्चर भी छोड़ो, हर इंसान अपने इमोशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। कोई भी इंसान सेम इमोशन को सेम तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता। किसी का किसी को लव शो करने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे कि इंडियंस के लिए माना जाता है यहाँ पर टची नेचर है बहुत ज्यादा, है ना? जैसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर के, वो आशीर्वाद देने के लिए सर पे हाथ रखेंगे, है ना, जप्पी डालेंगे वगैरह। यही वेस्टर्न कल्चर में उतना टची होना अच्छा नहीं माना जाता है ना? वहां पर इस तरीके से लाइक उस चीज को शायद थोड़ा अलग तरीके से परसीव किया जाए। या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जिसको पीडीए, इफ यू गाइस नो दैट टर्म, है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, थोड़ा सभ्य हो गया। आपको शायद गलत वाला पता होगा। जैसे कोई, लेट से कोई कपल पार्क में बैठे हैं, है ना, ऐसे करके बैठे हैं, थोड़ा कुछ और हो गया, है ना, तो मतलब वो सब, इसको हम पीडीए बोलते हैं। अब और क्या समझाऊं, है ना? तो वो पीडीए जो है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, है ना, देखो इधर टेक्निकल से टर्म है, अच्छा सा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है, पर ये सब हो रहा हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना? मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कल्चर, बट किसी और कल्चर में दैट माइट बी नॉर्मल, है ना? So this is the expression of emotion. Emotion is an internal experience. Emotions are inferred from the verbal and non-verbal expressions. इमोशन एक इंटरनल एक्सपीरियंस है, बट उसको हम इंफर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं हमारे वर्बल या नॉन वर्बल वे ऑफ एक्सप्रेशन से। वर्बल एक्सप्रेशन क्या हुआ? जो हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं इमोशन, साफ साफ बोल के किसी को बोल देना, भाई देख मुझे गुस्सा आ रहा है, दिस इज लाइक वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। या फिर गुस्सा करना, किसी पे चिल्लाना, वो भी एंगर का एक एक्सप्रेशन है। या फिर फेस इंप्रेशन होते हैं, गेज मूवमेंट्स होती हैं, आंखों में होता है, लाइक आंखों से भी पता चल जाता है किसी के इमोशन वगैरह, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हाँ यस दैट, है ना? सो ये सब बेसिकली आपके इमोशन एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, जिसको हमारा कल्चर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहली चीज जो आती है, नॉन वर्बल वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है? वर्बल तो सिंपल है, बोल के, जो हम बोल के कर रहे हैं, तो नॉन वर्बल को ही डिटेल में समझेंगे। नॉन वर्बल में सबसे बड़ा वे ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन।
और आपने नोटिस किया होगा फेशियल एक्सप्रेशन मोस्टली सेम ही होते हैं, है ना। अब आप कोई कोरियन शो देखते हो, है ना, मतलब अगर देखते हो तो वहां पर इंडियन कल्चर, आप इंडियन कल्चर से हो, तब भी आप कोरियन वाले अगर ड्रामास को देखो तो उनके इमोशन एक्सप्रेशन लगभग सेम होते हैं। उसको भी गुस्सा आएगा तो वो भी ऐसा ही मुंह बनाएगा, है ना, उसको भी हंसी आती है तो वो भी हंसता है, स्माइल ही करता है। तो स्माइल हो गया या एंगर हो गया, ऐसे कुछ फेशियल फेशियल एक्सप्रेशंस है जो कॉमन है थ्रू आउट द कल्चर्स। और इसीलिए डार्विन, जो कि बहुत फेमस एक स्कॉलर रहा है ना, चार्ल्स डार्विन, उसने ये बोला कि फेशियल एक्सप्रेशन बेसिक इमोशंस के यूनिवर्सल होते हैं और इनबॉर्न होते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, डार्विन्स व्यू, द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ बेसिक इमोशंस, दैट इज जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, सरप्राइज, जो छह हमने वहां पर पढ़े थे, दीज आर इनबॉर्न एंड यूनिवर्सल। कोई भी हो वो सेम तरीके से जॉय को एक्सप्रेस करेगा फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, फियर को, एंगर को, डिस्गस्ट को, सैडनेस को और सरप्राइज को, हर कोई सेम तरीके की फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये समझ आया कि फेशियल एक्सप्रेशंस आर इनबॉर्न, यूनिवर्सल, सबके सेम होते हैं इन छह बेसिक इमोशंस के लिए। एंड देन दूसरी चीज जिसके थ्रू हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉन वर्बली, बिना बोले, वो क्या होती है? हमारी बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट से भी हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। इट फर्दर फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन। आपकी बॉडी मूवमेंट भी आपके इमोशंस को फैसिलिटेट करती है। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को मूव करते हो, बॉडी को आप अपनी रखते हो, आपका पोस्चर आप जैसा बनाकर रखते हो, उससे भी आपके इमोशन एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी बात सुन रहा है ना, तो ये माना जाता है कि जैसे अभी शिवानी बैठी है, अगर कोई ऐसे करके बैठी है, पीछे होकर बैठी है, तो इट फील्स कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। इट फील्स नहीं, सच। मैं वही कह रहा हूँ, पहले भी था इस समय, ये मैंने तब नहीं, ये नहीं था, है ना। इट्स जस्ट कि इट्स जस्ट अपॉन कल्चर। अब यही चीज आपको समझनी है। जैसे कि ये बोला जाता है, ये माना जाता है कि अगर कोई इस तरीके से हाथ फोल्ड करके पीछे को टेक लगा के बैठा है, तो थोड़ा सा आइडिया ऐसा लगेगा कि ये बंदा आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई हाथ मतलब आगे रख के नॉर्मली थोड़ा सा आपकी तरफ झुक के लीन होके बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको सुन रहा है। ये सब ऐसे, हाँ ठीक है, बट मतलब ये, बट इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप अगर पहले जिस तरीके से बैठे थे तो बात सुन नहीं रहे थे, है ना, या आपका इंटरेस्ट नहीं था। तो इट इज कि वी कैन ओनली इन्फर। तो बॉडी मूवमेंट अफेक्ट्स, बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट इट अफेक्ट्स, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन। तो इफ यू वांट टू टेल समवन, इसको याद रखना, इफ यू वांट टू टेल समवन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट पर्सन, तो थोड़ा सा लीन होके, थोड़ा सा मतलब उसकी तरफ झुक के बैठते हैं, रेदर देन ऐसे बिल्कुल ही ऐसे बैठना, है ना। मतलब अगर आप जैसे मान लो बैक बेंचर बैठा है बिल्कुल पीछे क्लास में, वो, हाँ एग्जैक्टली, इससे क्या लगता है कि हम हालांकि अपनी चौड़े में, भाई तेरे को कौन भाव दे रहा है, राइट। सो मतलब ये अफेक्ट करती है। देन इसके अलावा हमारे गेज बिहेवियर जो होते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज जो मैंने अभी बोला, बॉडी मूवमेंट, इसके आगे लाइन पढ़ो। द इमोशनल मीनिंग कन्वेड बाय जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ऑब्वियसली, है ना। कल्चर टू कल्चर ये चीजें वेरी करती हैं। जैसे कि मैंने आपको शायद क्लास में भी इसका एग्जांपल दिया था, अगर कोई किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है ना, तो कोई क्या समझेगा, नॉर्मल जिसको नहीं पता नमस्ते का कॉन्सेप्ट इंडियन कल्चर में, वो क्या समझेगा कि ये सॉरी बोल रहा है, या भाई मतलब बहुत अपने आप को छोटा, हाँ झुक रहा है या कुछ ऐसे, है ना। बट हमें पता है कि हम अगले को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। नमस्ते का मतलब ये नहीं है कि वी आर लाइक, मतलब मैं भाई बहुत छोटा हूं तुझसे या कुछ ऐसे है, या मतलब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है भाई तेरे सामने, है ना, या हम उनको भीख मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। वी आर जस्ट शोइंग यू दैट रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर नमस्ते का जो मीनिंग है वो शायद किसी और कल्चर में नहीं हो, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज जिस जो हम शो करते हैं उसका मीनिंग हर कल्चर में अलग अलग हो जाता है। देन हमारे गेज बिहेवियर आते हैं। गेज बिहेवियर का क्या मतलब है? यस, गेज क्या मतलब होता है बताओ? ये इसका मतलब होता है घूरना। किसी को लाइक आंखों के थ्रू घूर आ रहे हो, किसी को, है ना, देख रहे हो, उसका भी मतलब अब अलग होता है। अब जैसे ये भी मैंने आपको क्लास में बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, कि एक इंडियन कोई बच्चा है ना, जैसे कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये दिखाया जाता है कि ये सिखाया जाता है कि भाई आई कांटेक्ट बना के रखो, जो भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो या जिसकी भी आप बात सुन रहे हो, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। बट आप अपने पापा से बात कर रहे हो, है ना, लेट्स से कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट वाले पापा है, टिपिकल इंडियन डैड, स्ट्रिक्ट वाला, है ना, और दे विल बी लाइक कि आग दिखा रहा मुझे,
है ना, मतलब शायद हमारे यहाँ हर हर कोई सेम नहीं है, ऑब्वियसली हर कोई सेम नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, शायद इस कल्चर में कुछ ऐसा है कि भाई नहीं, आपने आंखें नहीं शो करनी है ना, रिस्पेक्ट के तौर पर। जैसे मेरा दोस्त ही था, वो अपने पापा से जब भी बात करता है, बहुत डांट रहता है अपने पापा से, तो वो ऐसे करके बात करे, पापा को देखता भी नहीं है। तो ये उसका कल्चर है, उसका गेज बिहेवियर ऐसे कि अगर देखा तो डिसरिस्पेक्ट होगी कि अच्छा ऐसे कर देख रहा है, मतलब अगर दिखा रहा है ना, तो जरूर है बाप को दिखाता है वह चाटा, तो ऑब्वियसली वो अलग हो जाता है। तो गेज बिहेवियर भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी मूवमेंट, प्रॉक्सिमिटी एंड अदर नॉन वर्बल चैनल्स। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रॉक्सिमिटी इज ऑल्सो थिंग जो कि पहले आपके चैप्टर में डिटेल में डिस्क्राइब करी जाती थी, बट अब नहीं बताया जा रहा है। तो प्रॉक्सिमिटी आप अपने आप पढ़ सकते हो, एक सर्कल होता है ना, आप कितने डिस्टेंस पे किसके साथ खड़े हो उस पर फर्क है, राइट। ये चीज कई लोगों को नहीं पता, बट पता होनी चाहिए। अब मान लो एक स्टूडेंट टीचर बॉन्ड है, ये डिस्टेंस है, एक ऑफिशियल डिस्टेंस है, ये होना चाहिए, है ना। अब कोई टीचर है, जैसे राधिका बैठी है, बिल्कुल इतनी पास बैठ के सलोनी को नहीं पढ़ाएगा, है ना, लाइक इट डजंट मेक सेंस, एक अच्छा नहीं लगता है, इट फील्स ऑड, ऑब्वियसली। तो प्रॉक्सिमिटी मैटर्स। ये गैप है, टीचर यहाँ पर खड़ा होकर बढ़ा रहा है, बच्चे वहां पर है, ये होना चाहिए, एंड इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, राइट। ये होना चाहिए, ये प्रॉक्सिमिटी। फॉर्मल डिस्टेंस एक लेवल का होता है, वो मेंटेन हमें करना होता है। अब अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों में भी ये फर्क होता है। कोई बहुत इंटीमेट दोस्त है, आपकी फैमिली है, वो आपके इस डिस्टेंस में आ सकती है, एक डिस्टेंस में, और जो कोई रैंडम पर्सन है, रैंडम स्ट्रेंजर है, अगर वो आपके बिल्कुल क्लोज इंटीमेट स्पेस में आता है ना, बिल्कुल ही पास आए खड़े हो जाता है, तो वी फील अनकंफर्टेबल। सो दिस इज प्रॉक्सिमिटी। तो ये प्रॉक्सिमिटी का भी कल्चर टू कल्चर वेरी होता है ना, कि किस प्रॉक्सिमिटी में क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज नॉर्मल नहीं है। वो भी एक इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ये भी चीजें हैं। एंड देन अदर नॉन वर्बल चैनल्स आल्सो कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स। ऐसे नॉन वर्बल जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, ये अलग मतलब शो करते हैं अलग अलग कल्चर। Both emotions, basic emotions also vary in the context, in the extent to elaboration and categorical labels. Both expression and experience of emotion are mediated and modified by the culture specific display rules that delimits the conditions under which an emotion may be expressed and the intensity with which it is displayed. इसका क्या मतलब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। डिस्प्ले रूल्स एक टेक्निकल टर्म आपके सामने आ रही है। हमने बोला कि कल्चर इन्फ्लुएंस करता है एक इंसान के इमोशनल एक्सप्रेशन को, और वो भी नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन को, और नॉन वर्बल में भी फेशियल एक्सप्रेशन को छोड़ के बाकी सब चीजों को। फेशियल एक्सप्रेशन तो यूनिवर्सल। अब कैसे करता है, ये करता है डिस्प्ले रूल्स। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया पीडीए का, बड़ा अच्छा अच्छा टॉपिक था ना, बड़ा सभ्य लग रहा था पीडीए। तो पीडीए का जो हमने एग्जांपल लिया, वो इंडियन कल्चर में एक डिस्प्ले रूल बना रखा है। भाई आप अफेक्शन शो कर सकते हो, बिल्कुल गलत बात नहीं है ना, आप अफेक्शन को शो कर सकते हो, बट एक सर्टेन लिमिट्स है। पार्क में बैठे हो तो देर आर सम लिमिट्स ना, ठीक है भाई, एक कपल ही चल रहा है, लेट्स से, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करता, कपल ही है, हस्बैंड वाइफ है, वो चल रहे हैं पार्क में, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कोई बात नहीं, और ले लेते, बहुत क्यूट है, ठीक है, मतलब क्यूट लगेगा, नॉर्मल लगेगा। वही अब उसने हाथ पकड़ा है, उसने गले पे हाथ रख दिया, ये थोड़ा सा और लग सकता है किसी अंकल आंटी को, है ना, वो उसने कमर से पकड़ लिया, और ज्यादा और हो जाएगा, है ना, और थोड़ा क्लोज होकर बैठ गया, चिपक के बैठ गया, और हो जाएगा, है ना। अब उसने किस कर लिया, तो भाई साहब वो अंकल विल बी लाइक अरे भगवान क्या दे दिया, तो है ना। तो दिस इज डिस्प्ले रूल्स कि इतना कर सकते हो एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करना है, राइट। इनको हम डिस्प्ले रूल्स बोलते हैं, जो हर कल्चर के अपने अलग होते हैं, किस इमोशन को, और सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, ये बात बहुत जरूरी है, सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, इवन एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। कई बार, अच्छा जैसे ये तो क्या हो गया, लड़कियों को तो और बेटर इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आपने जो शायद नहीं सुना होगा, यू गाइस आर वेरी प्रिविलेज्ड, बट कई लड़कियों ने ये भी सुना होता है बचपन से बड़े होते होते, इतना मत हंस, लड़कियां खुल के नहीं हंसती, है ना। लड़कियां इतना ज्यादा हंस के बोलेंगी तो अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, डीप डिगिंग करो भाई, तुम ज्यादा हंस के बोलोगे, ज्यादा फ्रैंक होगे, तो लड़के को लगेगा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, है ना। तुम लड़की की बात पे हंस गए तो मतलब यू आर इंटरेस्टेड, यू आर लिस्निंग टू दैट पर्सन, तो यू आर इंटरेस्टेड। ये सब मतलब डिस्प्ले रूल्स बना रखे हैं, है ना, कि नहीं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये एक्सप्रेस नहीं करना। तुम अपना, अगर तुम्हें कोई चीज फनी लगी है, तो तुम उस पर कितना एक्सपीरियंस कर सकते हो। कई बार नेट से कोई किसी ने डबल मीनिंग जोक मारा, एक लड़की हंस गई उस जोक पे,
तो उसको कई बार खुद भी उसमें गिल्टी फील हो जाती है एक्सपीरियंस करने से ही कि यार मतलब ये गलत है क्या, मुझे समझ आ गया, मुझे ऐसा कुछ हो गया ना। ये सब कुछ हमारे डिस्प्ले रूल्स है, ये सब कुछ आपको लिमिट कर देंगे वो चीजें। अब क्या सही है क्या सही नहीं है, दिस इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, बट ये दिस इज डिस्प्ले रूल्स कि आप कौन से एक्सपीरियंस को, सॉरी कौन से इमोशन को कितना एक्सपीरियंस कर सकते हो, कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, इस चीज को आपका एक कल्चर मीडिएट करता है, मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक डिस्प्ले रूल्स। ठीक है, तो ये आपको डीलिमिट करते हैं कि किस कंडीशन में किस इमोशन को कितना एक्सप्रेस किया जा सकता है और किस इंटेंसिटी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लड़कियां हा 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 करके नहीं सकती, ही करके इतना कर सकती है ना। मतलब एक लाइव एग्जांपल देता हूँ तो हाँ, जैसे ऐसे ऐसा नहीं है, समझ गया ना, अकॉर्डिंग टू दैट इंडियन वो वाला। तो ये डिस्प्ले रूल था। खैर, ओके वेल, सो नाउ मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। अब आप नेगेटिव इमोशन को कैसे मैनेज कर सकते हो और पॉजिटिव इमोशन को कैसे एनहेंस कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक से टॉपिक है। तो नेगेटिव इमोशन को मैनेज करने के लिए कुछ आपको टिप्स दे रखी हैं। सो दैट इज कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ, आप अपनी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली अप्रेस किया करो। अप्रेस करने का मतलब इंटरप्रेट करना। तो अगर आप पर्सनल होके देखोगे तो भाई मान लेते हैं कि आपके दोस्त आपको पार्टी में नहीं बुलाया, खुद चले गए, अकेले चले गए, पर्सनल हो कि हाँ तो हर्ट हो जाएगा, रोगे, अरे मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया। इसको आप ऑब्जेक्टिवली देखो, एज अ थर्ड पर्सन देखो, शायद उसने लाइक उसकी कोई और कंडीशन होगी वगैरह ना। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, एम्पैथी शो करो, अपने आप को मॉनिटर करो कि भाई आपकी बात अच्छी नहीं हो वगैरह वगैरह। एंड देन नेगेटिव इमोशन में सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन एक इंसान के अंदर जो है वो है एंगर, राइट। तो एंगर को मैनेज करना सबसे जरूरी है उस नेगेटिव इमोशन में, तो उसके बारे में एक अलग से टॉपिक दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में इसके अंदर जो आपको बताई है दैट इज कि एंगर एक रिफ्लेक्स नहीं है। ये आपको क्लास में भी मैंने बताया था और बहुत जरूरी चीज है। हमें पहली बात तो ये बोलना छोड़ना चाहिए कि मुझे गुस्सा आया, है ना, मुझे भूख लगी, मेक सेंस, सुसु आया पटी आया मेक सेंस, गुस्सा आया डजंट मेक सेंस। वो कोई रिफ्लेक्स नहीं है ना, कि भाई ये तो चीज आ रही है जी अब तो मुझे करना ही पड़ेगा गुस्सा, ऐसा नहीं होता। गुस्सा एक चॉइस है। थप्पड़ मूवी देखिए, थप्पड़ मूवी में वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उसको गुस्सा बॉस पे आ रहा होता है। अगर ऐसे देखिए कि आ रहा है तो बॉस की वजह से गुस्सा जनरेट हुआ। अगर चाटा मारना था बॉस को भी मार सकता था, पर उसने चाटा सेफ स्पेस पे मारा, उसकी वाइफ को मारा, क्योंकि उसे पता था वो कुछ नहीं कह सकती, बॉस कह सकता है। तो इसलिए अगर हम ये बोले कि गुस्सा आ रहा था जी, तो हम जस्टिफाई कर देंगे उस लड़ने को कि उसने ठीक किया, उसको तो गुस्सा आया, चाटा मार दिया। बट वो चीज जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि गुस्सा एक रिफ्लेक्स नहीं होता है, ये एक चॉइस होती है। रिजल्ट ऑफ आर थिंकिंग, सोच समझ के गुस्सा करते हैं। जैसे कई लोग मम्मी को तो कुछ भी बोल देंगे, पापा के सामने बोली गुस्सा, सेम बात पापा ने बोली तो हाँ मम्मी हाँ ऐसे कैसे। तो वो रिफ्लेक्स नहीं है। Neither is it automatic or not uncontrollable and caused by others, but it is a self-induced choice that an individual makes. तो अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो अपने आप ही काफी हद तक आपका एंगर मैनेज हो जाएगा, राइट। जो लोग बोलते हैं मैं तो बहुत चिल्लाता हूँ, क्या एग्जैक्टली यही, हाँ आता नहीं है ना, गुस्सा हम करते हैं। तो अगर आप ये बात बोल रहे हो तो जब जब आप ये बात बोल रहे हो तब आप उस थप्पड़ वाले लड़के को जस्टिफाई कर रहे हो, या ऐसा कोई भी जो भी आज डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, है ना। क्योंकि वो लोग अपने बाहर की भड़ास अपने घर वालों पर, बच्चों पर, पत्नी पर वगैरह, या कोई पत्नी पति को भी मार सकती है भाई, है ना, तो पता ऐसे निकालते हैं, तो ये गलत है ना। तो क्योंकि उसके उसके अंदर वो रीजन ये देते हैं गुस्सा आया, बट गुस्सा आया इज नॉट अ थिंग। खैर, एंड देन ऐसे ही अब पॉजिटिव इमोशन को कैसे बढ़ाओगे, तो पॉजिटिव इमोशन पहले होते क्या है, जैसे होप, जॉय, ऑप्टिमिज्म वगैरह, है ना, ये सब चीजें। और इसको लिए आपको टिप्स दे रखी है कि पॉजिटिव मीनिंग निकालो चीजों में, क्वालिटी कनेक्शन बनाओ लाइफ में, अपने वर्क में एंगेज होकर रखो, फेथ रखो, भरोसा रखो वगैरह, है ना, ऑप्टिमिज्म में बिलीव करो। और अपने आप को अगेन सेल्फ एक्चुअलाइज करो, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करो किसी भी सिचुएशन की, एंड एटसेट्रा। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी वंस, एंड विद दिस नोट वी आर डन विद दिस चैप्टर 2। सो नाउ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरी तरफ से। क्या दिक्कत है, रिवीजन नहीं करा रहे, है ना, रिवीजन हो गई, अब टेस्ट दोगे,
खैर चलो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे।